तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने कल आपको इंग्लिश का पूरा प्री बोर्ड पेपर बता दिया है और ज़्यादातर उसी में से आएगा। मैं आप लोगों को टाइटल में लिख रखा था, मैंने बताया था कि 85% पेपर उसी से आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और जो भी इधर उधर अगर होगा भी तो उस तरीके का उससे मिलता जुलता ही होगा, उससे अलग नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे। तो अब हम अपने सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या सेकंड सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारी हिंदी है। ठीक है, तो मैं हिंदी से जुड़े कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्न को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम नोट करते हैं किसी चीज़ को तो हमारी उस समय दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो हमारी आंखें और एक हमारा माइंड। अब जब दो चीज़ें काम करेंगी तो भैया एक के मुकाबले, तो अब देखिए आप क्या करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे। तो आप मोबाइल से पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट जब आप उसे लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न हो सकता है वो कुछ हिंदी गद्य के, मतलब जो हिंदी गद्य है हमारा, उसका जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमको मिलेंगे। चाहे वो 3 प्रश्न मिले, 4 प्रश्न मिले, 5 प्रश्न मिले, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे हैं मैं उन्हीं को बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैंने इन्हीं को क्यों लिया और किसी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत हिंदी गद्य का जो इतिहास है वो भैया मतलब अनंत है, बहुत ज़्यादा है। अब समझ लीजिए उसे याद नहीं कर सकते पूर्णतः। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमारा जो सिलेबस, देखिए केसर इंटर कॉलेज वाले बच्चे ध्यान दें, केसर इंटर कॉलेज वाले बच्चों को ही मैं बता रहा हूँ और किसी के लिए ये पेपर नहीं है। ठीक है, तो देखिए बात सुनिए, अगर जो हमारा सिलेबस हुआ है स्कूल में उसके हिसाब से क्या है कि भैया हमें सिर्फ दो चैप्टर क्या, एक ही चैप्टर पढ़ाया गया है हिंदी गद्य का, जो कि सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो मेरे जो गणित है उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि जो भी इतिहास आने वाला है वो ज़्यादातर हिंदी गद्य के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उनसे रिलेटेड होगा, और जो हमने 10वें क्लास में पढ़ रखा है, 10वें क्लास में जो हमने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड होगा। तो चलिए जब उससे रिलेटेड होगा तो हम ऑलरेडी हम पिछले क्लास में उसे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है भैया, मैगजीन है। ठीक है, और मर्यादा पत्रिका भी है, आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर आपके लिए ऑप्शन में हरिश्चंद्र मैगजीन दे रखा होगा तो आप हरिश्चंद्र मैगजीन लगाएंगे। ठीक है, गोदान तथा गबन किसके उपन्यास। आप देखिए, ये देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों लिख देगा कि गोदान या गबन किसके उपन्यास है, ऐसा नहीं होगा। वो आपको दोनों में से एक दे सकता है, आपको गबन दे देगा या गोदान दे देगा, तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। आपको बहुत सारे 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, जैसे ए प्रेमचंद दे दिया, बी प्रताप नारायण मिश्र दे दिया, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, बट आपका आंसर उपन्यास जो है ये गोदान गबन दोनों उपन्यास किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके 3 संपादक थे, एक तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसके प्रथम संपादक थे दोस्तों वो थे महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम संपादक थे, द्वितीय जो संपादक थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तृतीय संपादक थे पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, 3 संपादक थे, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अंधेरी नगरी के रचनाकार, अब देखिए, अब मैं क्या बताऊं, आप समझ लीजिए, अगर रचनाएं आने वाली हैं तो वो ज़्यादातर चैप्टर 1 से होंगी। यानी कि हम कह लीजिए, अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपने पढ़ लिया पूरी तरीके से, जीवन परिचय, और जीवन परिचय पढ़ने के बाद उनकी कृतियां आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हिंदी गद्य के क्वेश्चन बनेंगे मेरे अकॉर्डिंग उसी से बनने वाले हैं। ठीक है, उसी से अगर रचनाएं पूछी जाएंगी तो ज़्यादातर उसी से पूछी जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। देखिए आगे मैं बताना चाहूँगा और भी हैं। देखिए अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, देखिए हिंदी गद्य के आधारित हमारे प्रश्न हो गए, तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, अब रेखांकित अंशों की व्याख्या भैया किस चैप्टर से आ सकती है, हमें तो पहला चैप्टर कराया गया है, दूसरा तो हमारा हुआ नहीं है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका का चैप्टर कहाँ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है उसमें, तो उसका तो अभी जीवन परिचय भी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या है कि भैया हमारा जो भी रचनाएं आनी है वो सिर्फ पहले चैप्टर से आएंगी, और मैं आपको बता दूं कि मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। तो
हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं। ये मैंने जस्ट छोटा सा पोर्शन लिया है उस रेखांकित अंश की व्याख्या का। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे किताब में अपनी देख लीजिएगा कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ये किससे मिल रही है, किस पद से मिल रही है। तो आप उसी पद की पूरी तरीके से जानकारी निकाल रहे हैं, पूरी तरीके से उसकी व्याख्या, अच्छी तरीके से उसकी हिंदी निकालें और अच्छी तरीके से उस पर आधारित प्रश्न भी याद कर लें, क्योंकि प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अब दूसरी बात, ये तो समाज धर्म है, ये सब तो समाज धर्म है। अब ये सब तो समाज धर्म है, ये भी उसी के बात अंतर्गत बात हुई है जो कि हमारा भारतवर्ष वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये चैप्टर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी निकाल लें, इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि हिंदी गद्य से टोटल जो भी बनेगा सब पहले ही चैप्टर से बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले चैप्टर की आपके लिए निकाल के रख रखी हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न होता है वो होता है भैया जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। आपको किसी एक गद्य लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो मैं देखिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य लेखक हैं जिनके जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा, और जैसा कि मैं शुरू से ही चर्चा करते आ रहा हूँ कि भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप समझ लीजिए अगर इनका जीवन परिचय पढ़ के चले गए तो आपके भैया 5 से 6 नंबर पक्के, कोई नहीं काट सकता उन्हें। क्योंकि देखिए आप देखिए जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जीवन परिचय जो हमारे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। अरे हटना। तो देखिए जीवन परिचय, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये मेन है और इन्हीं के जीवन परिचय आने हैं ज़्यादातर, और किसी के नहीं आ सकते। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ पे हम आते हैं। अब सपोज़ कीजिए, ये तो आप समझ लीजिए हमारा हिंदी गद्य का जिस हिसाब से हमारा सिलेबस हुआ है उससे बस आपको हिंदी गद्य में इतना ही मिलने वाला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। बस इतना हद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप बस इतनी चीज़ें अगर तैयार कर ली आपने, और अच्छी, देखिए सबसे पहली बात, जो हमारे सर हैं उनको भैया राइटिंग बहुत भाती है। तो आप कृपया कोशिश करें कि भैया छोटा पेपर आएगा, ये मैं आपको बता दूं हिंदी का, तो कोशिश कीजिएगा पेपर चाहे थोड़ा देर में सॉल्व करें आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जैसे सपोज़ कीजिए हमें 2 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर हम पूरे अगर 2 घंटे में भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आने वाली। भैया पूरा कर देंगे हम, 2 घंटे में करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है। अब हिंदी काव्य आ चुकी है हमारी, अब हम बात करेंगे हिंदी काव्य, हिंदी पद, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ज़्यादातर कोशिश क्या होती है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पहला पूछा जाता है कि भैया हिंदी पद्य होता क्या है, और गद्य में पूछा जाता है कि गद्य किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें छोटे क्लास की हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आए होंगे नवे क्लास से, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा केवल इनकी रचनाएं और कालों पर फोकस करूँगा। ठीक है। जैसे कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या है तथा वीरगाथा काल का अन्य नाम क्या है। अब देखिए मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपसे एक साथ पूछ लेगा कि भैया वीरगाथा काल का भी बताओ और भक्ति काल का भी बताओ, ऐसा नहीं है। वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे एक पूछेगा। मैंने एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न मिला दिए हैं। ठीक है। जैसा वीरगाथा काल का पूछे तो आप बता दो कि भैया वीरगाथा काल को आदि काल कहा जाता है, दूसरा नाम। और अगर आपसे पूछे भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, और हमारा दूसरा नाम है इसका स्वर्णकाल। ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये अब से ही नहीं, 10वीं क्लास में भी पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो समझ लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में मिलना लाजमी है, जरूर मिलेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। तो सबसे पहली बात भैया ये है कि आपको जो भक्ति काल है उसका पूरी तरीके से आपको वर्गीकरण पता होना चाहिए। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो भक्ति काल है वो हमारा 2 भागों में बटता है। पहले सगुण और निर्गुण। सगुण जो होता है वो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में बढ़ जाता है, और जो निर्गुण है वो भैया ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धारा में बढ़ जाता है। ठीक है। तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के जो हमारे प्रतिनिधि कवि हैं वो है कबीरदास जी। अगर आपसे पूछ ले कि भैया प्रेम मार्गी काव्य धारा के कौन है, तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होना है, सीधे सीधे हमें लिख देना है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी हम अगर हमसे कृति भी पूछ ले कि भैया किस आधार पे हैं, उनकी कोई कृति का उल्लेख कीजिए, तो हम कृति लिख देंगे भैया उनकी पद्मावत। ठीक है। ये तो हमारी होगी बात।
अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भैया राम भक्ति, देखिए मैंने लिख भी रखा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको बताने को हज़ारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता, लेकिन मैंने क्या किया है कि भैया पेपर ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, ये प्री बोर्ड है, वो भी आपका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैंने बस कुछ हल्के हल्के क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन्हें पढ़ के चले जाइए ध्यान से, अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है भैया? लाला श्रीनिवास दास हैं। आप लाला श्रीनिवास भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको लाला श्रीनिवास दास मिल जाए या लाला श्रीनिवास मिल जाए तो आपको बस उसी को टिक कर देना है, ठीक है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या पर हम चलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा मानना है कि जो आपको रेखांकित अंशों की जो व्याख्या मिलने वाली है वो या तो आपको कबीरदास जी से रिलेटेड मिलेंगी भैया, या आपको सूरदास से मिलेंगी। और देखिए तुलसीदास से इसलिए मिलने के चांसेस नहीं है क्योंकि तुलसीदास ने क्या किया है कि भैया उनके छंद हैं, जो भी हैं टोटल चीज़ें उनकी छंद में लिखी हुई हैं। और देखिए छंद की अगर हम एक छंद की अगर व्याख्या लेके बैठे तो समझ लीजिए आपको तकरीबन 2 से 3 पेज आपके भर जाएंगे और व्याख्या उसकी समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि भैया रामायण की बात हुई है, उसमें रामचरितमानस से ली गई है उसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर हाँ विनय पत्रिका का आ जाए तो भी वही बात है कि भैया उन्होंने छंद में लिख रखा है तो फिर लंबा करके विवरण होगा, तो लंबी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको छोटी चीज़ें दी जाएंगी, जैसे सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किए उपकार और लोचन अनंत अगाड़िया अनंत दिखावड़ हार, ये जो मतलब इन कबीरदास जी के जो दोहे हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने पहला ही दोहा लिया था क्योंकि ज़्यादातर पहले ही दोहे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक वो और काफ़ी बलिहारी गुरु आपने गोहाड़ी के बार, ये भी था। तो ये 2-3 दोहे हैं जो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपने अगर कबीरदास जी के दोहे के अर्थ निकाल लिए तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, आपको व्याख्या में हिंद काव्य की व्याख्या में आराम से नंबर मिल जाएंगे। और अथवा में आता है देखिए ऊधव मोय ब्रज बिसरत नाही। अब देखिए ऊधव ये है भ्रमर गीत सार प्रसंग से लिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। और मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें आनी हैं वो शायद इसी से फंसेंगी, आपको भ्रमर गीत सार से ही मिलने वाली हैं। और हो सकता है कि आपसे विनय के पद भी पूछ लिए जाएं, जैसे वो नहीं थी आप हमने पढ़ी थी चिड़िया वाली कहानी भैया, कि चिड़िया पेड़ पर बैठी थी तो नीचे से शिकारी था ऊपर बाज था, शिकारी भी मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था कि भैया चिड़िया उड़े मैं मारूं, और बाज भी वही था भैया कि चिड़िया ऊपर उड़े तो मैं उसे खा जाऊं। लेकिन क्या हुआ कि भैया जब उसने भगवान से प्रार्थना की तो ये विनय की मतलब विनती की, तो आप उसका भी अच्छी तरीके से, सबसे पहली बात ये है कि व्याख्या लिखने में देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको कहानी बनानी पड़ती है, अपने दिमाग में लॉजिक बनाना पड़ता है कि भाई क्या कहना क्या चाह रही है ये चीज़। आप उसकी कहानी अगर पढ़ लिए ना एक बार तो आपको व्याख्या बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से व्याख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए, ये दोनों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारी नॉर्मली चीज़ें हो गई। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या भी हमारी हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। देखिए सबसे नेक्स्ट चीज़ अब आपसे पूछ ले कि भैया हमारे काव्य लेखकों का जीवन परिचय, तो देखिए 3 हैं और भैया इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था कि 3 हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज़ कीजिए कबीरदास भी भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 9वें क्लास से, अरे 6ठे क्लास में भी मैंने 6ठे क्लास की बुक उठाई थी, उसमें भी कबीरदास जी हैं। तो आप सोचिए 6ठे क्लास से कबीरदास जी आ रहे हैं, तो भैया कबीरदास जी के आने के पर चांसेस 99.9% हैं, यानी कि 99.9% चांसेस हैं कबीरदास जी के आने के, ठीक है। और तुलसीदास जी भैया बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, तो इनके भी आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। और सूरदास जी, तो मेरा मानना है कि अगर आप इन तीनों में से 2 के जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप किसी की भी पढ़ लीजिए। वैसे मैंने कबीरदास और तुलसीदास लिख रखा है, आप दोनों में से दोनों पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से ये दोनों जो मैंने लिख रखे हैं, ऐसा नहीं है आपको किसी एक का लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। या आपको भैया जिसकी कहानी अच्छे से पता है, जैसे आपको हो सकता है भैया तुलसीदास की कहानी में इंटरेस्ट हो तो आप तुलसीदास को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको हो सकता है भैया कबीरदास की कहानी में इंटरेस्ट हो तो आप कबीरदास को भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको सूरदास की कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप सूरदास को भी पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि भैया कबीरदास और तुलसीदास को पढ़ा जाए, क्योंकि उन दोनों की कहानी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कबीरदास और तुलसीदास को पढ़िए और इनमें से एक पक्का मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, इस बात में से आपको एक जरूर मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा हिंदी गद्य हो गया, हिंदी काव्य हो गया। अब जो हमारा आता है ये भैया बहुत ही ज़्यादा मेन पोर्शन है, इसे हम कहते हैं व्याकरण। अब इसमें बच्चे हिलकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, सपोज़ कीजिए आपको भैया हास्य रस का उदाहरण आ जाए आपसे। देखिए पहली बात
रस, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वो होगा भैया हमारा रस से संबंधित। तो भैया रस से संबंधित होगा तो देखिए दो रस बहुत ज़्यादा चलते हैं और इनमें से एक आपको मिलना ही मिलना है, ये बात ध्यान रखिए, एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो हास्य रस मिलेगा या करुण रस मिलेगा, एक जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, एक जरूर मिलेगा। तो आप दोनों पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से और आपको एक मिल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और उदाहरण स्पष्टीकरण जरूर से जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपको पूरे नंबर चाहिए इसमें तो ठीक है। और अब आपने इसमें परिभाषा है तो मैं क्या बताऊं, मैंने अपने ऑलरेडी हिंदी की वीडियो अपलोड कर रखी थी चैनल पे, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। वैसे मैं बताता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूरा पेपर बहुत ही जल्दी से बताना है। अब देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अनुप्रास अलंकार देखिए जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से अनुप्रास अलंकार है वो भैया बहुत लंबा चौड़ा है, 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। ऐसा नहीं कि भैया जिन अनुप्रास अलंकार में हमने बोल दिया वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ऐसा नहीं चलेगा भैया। मानते हैं हाँ अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं, लाट अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, छेका अनुप्रास और 2 और रह गए हमारे, ठीक है, 5 होते हैं पूरे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। बहुत ही इजी उदाहरण, तरी तर्जा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है, इस उदाहरण को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कोई रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, तो आप कह देंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई इसका एग्जाम्पल होगा, आप इसका स्पष्टीकरण अपने आराम से कर लेंगे। और मेरे ख्याल से देखिए आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो आपकी 10th की हिंदी व्याकरण की कापी है आप उससे बहुत अच्छी तरीके से इन परिभाषाओं को देख लें, इनकी अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इन सारे अलंकारों को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें। अगर अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पूरे में से पूरे लाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाएं, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो अनुप्रास अलंकार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है, अनुप्रास अलंकार की बात हो गई। अब जो हमारी देखिए सर ने, मैंने एक दिन नोटिस किया था, सर जब पेपर बना रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि भैया आपको ये करना होगा, उनको ये करना होगा, हिंदी साहित्य वालों को आपको ये चीज़ें करनी होंगी, उनको ये चीज़ें करनी होंगी। तो मैं देखिए उन्हीं से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ मुहावरे लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन मुहावरे हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इनमें से गारंटी के साथ आपको 2 से 3 मुहावरे मिल जाएंगे, मैंने 4 लिख रखे हैं, 2 तो पक्के मिल जाएंगे इनमें से। जैसे आँख में चुभना, आँख में चुभना भैया मतलब हमें कोई बंदा है वो हमें पसंद नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें उससे घृणा करना, किसी से घृणा करना, आँख में चुभना मतलब किसी से घृणा करना, ठीक है। आँख का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना, ठीक है। 9 2 11 होना, भाग जाना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मतलब बातें बनाना, बातें बनाना क्या, अब भैया सपोज कीजिए, अरे यार मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूँ, ठीक है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई काम करने को कहा जा रहा है, ठीक है, और आपने क्या हुआ कि भैया तुर्रमगिरी में क्या कह दिया कि अरे यार ये चीज़ हमारे ऐसी नहीं है कि हम इसे ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये हमें पसंद नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मतलब बातें बनाना मतलब आपको वो काम आ भी नहीं रहा है और आप उसमें अपनी भैया वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम ऐसे, ऐसा होता तो हम इतना अच्छा कर देते, वो कर देते, ये बातें होती हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मली चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं, देखिए दूसरी चीज़ क्या होगी। अब आपको मिलेगा भैया बीमारी पर, मतलब आप कह सकते हैं बुखार पे मिल सकती है या मतलब आवश्यक कार्य पे मिल सकती है, फीस माफ़ी हेतु कोई भी एप्लीकेशन मिल जाए, तीनों में से बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है भैया। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी के सेंटर कॉलेज भैड़ी आप लिखेंगे, सभी निवेदन इस प्रकार है, फिर अपनी जो भी बात है वो जोड़ देंगे। कृपया मेरी ये बात का मानने की कृपा करें, कष्ट करें, फीस माफ़ करने का कष्ट करें, बीमार है तो भैया अवकाश देने का कष्ट करें, और अर्जेंट वर्क है तो भैया मुझे ज़रूरी काम है तो इसके लिए मुझे छुट्टी प्रदान करें, जी वो फलाना आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आराम से। और उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या कहते हैं भैया आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम डालेंगे। और देखिए सबसे पहली बात, एग्जाम में कभी भी नाम नहीं डालते हैं, इससे क्या होता है टीचर कभी कभार जैसे जैसे चलो मान लिया कि हाँ उसमें पसंद कर रहा है बंदे को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा देखेगा अरे यार ये तो बंदा चलो जाने पहचाना अच्छा भी है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो नहीं काटेगा। सपोज़ कीजिए आप मतलब नॉर्मली या बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ही कम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और आपने नाम लिख दिया, तो क्या करता है वो, आप अगर सपोज़ कीजिए एप्लीकेशन आपकी 5 नंबर की है तो वो क्या करेगा आपका 4 नंबर देगा, 1 नंबर आपका काट लेगा। तो अभी कभी भी नाम नहीं लिखना, हिंदी में आवासा लिखा जाता है और इंग्लिश में ABC XYZ लिखा जाता है, सॉरी XYZ लिखा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भैया पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये भी आपको तकरीबन 2 से 3 तो मिल ही जाएंगे, 2 से 3 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने ये दिन रात सूरज घोड़ा लिख रखा है तो इन्हीं के मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इनमें से एक आध का जरूर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो यानी कि आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं पर्यायवाची में भी। तो देखिए, दिन का दिवस होता है, रात का रजनी होता है, रजनी नाम याद कर लीजिए भैया, रात का रजनी होता है, सूरज का रवि होता है और सूर्य कह सकते हैं, ठीक है। और घोड़े को बाजी और तरुण कहते हैं, ठीक है। अश्व भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, संस्कृत में नाम बना दूं आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप रात को रात्रि कह दीजिए, रात्रि भैया संस्कृत का शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं, और देखिए तत्सम तद्भव वो भी होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटे क्लासेस की हैं, तो ये आपको बहुत ही मुश्किल मिलेंगी, क्योंकि संस्कृत की हिंदी लिख दोगे तद्भव बन जाएगा, और तद्भव की अगर आप जो भी हिंदी शब्द है उसकी आप संस्कृत बना दोगे तो भैया वो तत्सम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं, तो इन पे आने के चांसेस कम है। जो कि चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उन्हें पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ें अभी मैं विलोम शब्द पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे अच्छा तो इसका बुरा हो जाएगा भैया, विजय है इसका पराजय हो जाएगा। ऐसा नहीं है विजय है तो अजय कर दिया भैया, ये समानार्थी हो गया, ठीक है। और पाप है तो पुण्य हो गया। उपकार, अब देखिए उपकार, इसमें इसे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आता है बनाने को। क्यों आता है? क्योंकि भैया उपकार का कभी कभार बच्चे क्या कर देते भैया, परोपकार कर देते भैया। परोपकार तो वो तो समानार्थी हो गया, उपकार का हमेशा अपकार हो जाएगा, ठीक है। अपकार, ध्यान दीजिए, अपकार, ठीक है। मैं साथ ही साथ थोड़ा सा सॉल्व भी करा दिया मैंने सोचा कि कहीं शायद ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो आपको समास मिल जाएंगे। तो समास जो है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 6 प्रकार के समास होते हैं। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादातर मिलेंगे तो आपको मेरे ख्याल से तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं। या तो आपको तत्पुरुष समास के मिलेंगे या आपको मिलेंगे भैया जिसमें इनमें कर्ता चिन्ह लुप्त रहता है, ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता चिन्ह लुप्त रहता है। और या तो आपको मिलेंगे भैया द्वंद्व समास के उदाहरण। द्वंद्व समास मतलब होता है भैया दोनों में संबंध होगा कुछ ना कुछ, जैसे राम और लक्ष्मण हैं, भाई और बहन, छोटा और बड़ा, ऐसे तरीके के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली चीज़ें हो गई और यही चीज़ें मिलने वाली है, ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे काला हिरण, अब भैया काला हिरण, अब काला हिरण है उसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गया भैया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। समास के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तो आप आराम से 2 से 3 नंबर इसमें आराम से ले लोगे, ठीक है। 2 नंबर तो पक्के ले लोगे, नहीं सो। ये तो समास विग्रह भी हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है भैया, देखिए 3 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा हिंदी गद्य भी हो गया, हिंदी गद्य के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, हिंदी काव्य के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, हिंदी व्याकरण भी बता दी जो भी आने वाला है। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होगी भैया वो होगी संस्कृत। संस्कृत देखिए ज़्यादा हमें नहीं कराएगी, ये संस्कृत में हमारे हुए हैं मात्र 2 चैप्टर, तो मैं उन्हीं से बताऊंगा। देखिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार्य साहित्य हिंदी सम्मेलने अत्र स्तंभ, देखिए इसका क्या मतलब है। ये जो हमारा है आप यहीं से समझ लीजिए, जैसे ही बोले आपसे कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार्य संलग्न, तो ये है भैया हमारा दूसरा चैप्टर प्रयाग से संबंधित, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 चैप्टर कराए गए हैं, एक तो वंदना कराई गई है और एक दूसरा चैप्टर हमारा कराया गया है जो कि प्रयाग है, ठीक है। तो 2 चैप्टर जब हमारे हुए हैं तो भैया 2 चैप्टर हुए हैं तो हम क्या कर सकते थे कि भाई 2 चैप्टर हमारे जब कराए गए हैं तो जाहिर सी बात है या तो हमें जो अर्थ निकालना होगा वो पहले चैप्टर से मिलेगा। तो पहले चैप्टर में तो श्लोक ही इतने तगड़े हैं कि भैया उनका अर्थ निकालने में पसीने छूट जाते हैं, अच्छे के, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सारे निकाल रखे हैं और सभी बच्चों ने शायद निकाल भी रखे हैं, तो आप उनको रट्टा मार लीजिए, ऐसा कराऊँ रट्टा मार लीजिए, हटाइए रट्टा मार लीजिए, फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मैंने लिख रखा है ये आपका दूसरे चैप्टर का है और शायद मेरे ख्याल से चौथमा मतलब चौथा है ये, ठीक है, चौथा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो उसमें पद हमें दे रखे हैं, संस्कृत के जो पद दे रखे हैं वो आपका चौथा पैराग्राफ है, ठीक है। ये तो आप ध्यान से इसका अर्थ नोट कर लीजिए और ध्यान से इसका अर्थ याद कर लीजिए। इसी से संबंधित हो सकता है एक आध प्रश्न भी आपसे पूछ ले, तो आप आराम से देख लीजिएगा। अथवा में इसीलिए क्योंकि देखिए इससे पहले वाला मैंने कहा था पहले चैप्टर से भी एक आने के चांसेस हैं। तो देखिए हिंदी का पेपर जो है भैया टफ तो बनेगा नहीं, ये बात तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा टफ आने वाला है नहीं, क्योंकि सिलेबस ही नहीं है टफ लिए भैया, सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस ही बहुत ईजी है। तो जब सिलेबस ईजी है तो पेपर टफ कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे दूसरा जो हमारा पहला होगा अथवा में मिलेंगे, देखिए एक की लिखनी होती है, आपको अथवा में मिलेगी व्याख्या, ठीक है। तो देखिए यतो यथा समीह से ततो न अवयवम करो सुन्ना करो प्रजाभ्योम न पशुभ्या। ये देखिए श्लोक है भैया, संस्कृत मुझे भी ज़्यादा पढ़ना नहीं आती है, ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ मैं संस्कृत, क्योंकि भैया पंडित उंडित नहीं हूँ मैं। तो ये चीज़ें क्या है कि
अब आपको इस श्लोक का अर्थ निकालना होगा। और मैं बताऊं बात, आपको प्रसंग भी लिखना होता है संस्कृत में अगर अनुवाद करते समय, और संदर्भ भी लिखना होता है। अब प्रसंग क्यों लिखना होता है? क्योंकि प्रस्तुत श्लोक में हमें इस चीज़ के बारे में कवि ने इस चीज़ की वंदना की है और इस चीज़ के बारे में वर्णन किया है। ये चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं, संस्कृत में भी बतानी पड़ती हैं और भैया काव्य में भी बतानी पड़ती हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी गद्य में प्रसंग नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी व्याख्याओं की, मतलब जो भी इसका अर्थ अनुवाद करने को आएगा उसकी बात हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं भैया। क्वेश्चन आंसर्स मेन चीज़, ठीक है, मेन चीज़ क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है? प्रयागा कस्मिन् राज्ये वर्तते, प्रयागा कस्मिन् राज्ये वर्तते। ये प्रयागा है भैया, प्रयाग, प्रयाग कौन से राज्य में है? सीधी बात आप ध्यान से समझिए, प्रयाग कौन से राज्य में। मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। प्रयागा कस्मिन् राज्य से वर्तते, ठीक है, एक ये हो गया आपका। और दूसरा होगा प्रयागस्य नाम प्रयागा कथम अभवत्। तीसरा होगा कस्य राजस्य शासका उदयन आसीत्। और चौथा होगा जगति मानवा कथम वसेत, ठीक है। और पांचवा होगा वयम कथम जीवनम यापेयम। इन 5 में से आपको गारंटी के साथ 3 से 4 प्रश्न पक्के मिलने वाले हैं, तो आप इन 5 प्रश्नों को रट जाइए, खा जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इनमें से कर देंगे। आपको मैंने, देखिए मैं सही बताऊं बात, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली। मैं हर पेपर में यही बता रहा हूं। मैंने देखिए इंग्लिश के पेपर में भी यही बोला था कि आप बिल्कुल आराम से अगर मेरी बताई हुई चीज़ें पढ़ के चलेगा तो पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली चीज़ें हो गई। अब देखिए नीचे जो लास्ट चीज़ हमें मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, आपको संधि विच्छेद भी मिलेंगे। संधि विच्छेद भैया, मित्रता, संधि संधि मित्रता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें मिलती है, यानी कि 2 शब्दों के, 2 वर्णों के बीच होने वाली मित्रता को हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। या 2 वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। अगर संधि की परिभाषा कोई पूछ ले तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं धर्मार्था है, परमावसर है, और शरणार्थी है, रामेंद्र है, देवेंद्र है, भारतेंदु है, इत्यादि है। ये जो मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं इनमें भैया देखिए दीर्घ संधि भी है, गुण संधि भी है और अयादि संधि भी है। तीनों संधियों के उदाहरण हैं इसमें। आपको पहचानना है कौन सी संधि है, आपको बनाना है खुद। अगर आपने ये बना लिए तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। संधि इन्हीं में से एक मिलेगी आपको, पक्की इन्हीं में से मिलेगी आपको। चाहे रामेंद्र मिल जाए, चाहे देवेंद्र मिल जाए, चाहे आपको शरणार्थी मिल जाए, मतलब इसी तरीके से मिलेगी। जैसे आ प्लस आ बराबर आ हो जाए, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अका सर्वणे दीर्घा आर्धगुणा, और एक और होता है रूल तीसरी वाली का, उसका ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में बात करेंगे उस पर। अब बात करते हैं हमारी जो विभक्ति रूप लिखने के लिए भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने तो राम का लिखा है, आपको सरिता का भी पूछ सकता है, नदी का भी पूछ सकता है, या कोई और शब्द ले लेगा उसका भी पूछ सकता है। लेकिन राम का ज़्यादातर फोकस होता है, राम का और नदी का और सरिता का, इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। तो राम पर मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप राम का पढ़ के चले गए तो भैया सरिता का आगे तो हमसे होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप राम से ही इंस्पायर्ड हो जाइए। आप राम का अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप आगे के उसके नदी सरिता इसके आराम से आप बना दोगे खुद ही। तो राम शब्द के तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। ये तो विभक्ति हो गई। अब हमारा जो लास्ट जो होगा, बिल्कुल लास्ट होगा, आप बिल्कुल आराम से इसे कर देंगे। तो जो लास्ट होगा भैया, गम धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप बताएं। ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है इस प्रश्न को कि वो सिर्फ आपसे एक शब्द में उत्तर पूछ रहा है। लेकिन कभी कभार क्या बोलता है कि भैया कि हमें गम धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप बताओ, या बोल देगा कि लट लकार का पूरी तरीके से वर्णन करो। तो आपको प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीनों पुरुषों को एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, सबके आपको आंसर्स लिखने होंगे। जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पठत, पढ़ाई पढ़ा पढ़ामा, ठीक है। ये लट लकार हो गया भैया, लट लकार गया, पठ हो गया। आप गम क्या बोलते हैं, पश्य धातु, गम धातु और पठ धातु, ये 3-4 धातु होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको गम धातु को अगर आपको जिसमें इंटरेस्टेड है आप उससे कर सकते हैं। तो ये भैया हमारा हिंदी का पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है और हिंदी का पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी से आने वाला है, जो भी आएगा सब इसी से रिलेटेड होगा। और आप समझ लीजिए अगर आपने इतना पढ़ लिया जो मैंने आपको इसमें बताया है तो आप तकरीबन अच्छे खासे नंबर पा जाओगे, आप आराम से पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है। और बिल्कुल भैया अगर आप अच्छे खासे हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो पढ़ने में, तब तो क्या ही कहना है, तब तो बल्ले बल्ले भैया आपकी, तब तो भैया पूरे 30 में से 30 ले आओगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा भैया।
एग्ज़ाम सीरीज़ है और एग्ज़ाम हमारे 21 तारीख से हैं, तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें और डायरेक्ट फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं भैया। ये स्पेशली वीडियो होती है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो भी कहाँ देखते हैं लोग यार, वीडियो भी नहीं देखते भैया। लोगों को अपना फ़ायदा पसंद नहीं है, जब नहीं पसंद है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। जिन्हें ज़रूरत है वो देखें। मैं खासकर जो भी अपनी वीडियो होता हूँ, वो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो सिर्फ अपने स्पेशल फ्रेंड्स को टारगेट करके बनाता हूँ, ये बात ध्यान रखिए। मेरा पर्पस और किसी लोगों को वीडियो बनाने का नहीं होता है। मैं जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ अपने, और अपने स्पेशल फ्रेंड्स के लिए बनाता हूँ। मेरे 4 स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनके नाम मैं हाइड रखना चाहता हूँ, प्राइवेसी है, नहीं बता सकता बस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।